Hello everyone, this is Counselor Sachin Jagga and today we are going to discuss about inclusive education. इंक्लूसिव एजुकेशन को हम समावेशी शिक्षा भी बोलते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन का टॉपिक स्टूडेंट्स, काउंसलर्स, स्पेशल एजुकेटर्स और स्कूल टीचर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है जहां हर तरह के बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, मिलके बैठते हैं, चाहे उनकी कुछ स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती हैं, उसके बाद भी वो लर्निंग प्रोसेस का पार्ट बनते हैं। तो अब किस तरह के बच्चे हैं जिनको हमें इक्वली ट्रीट करना है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस, उनको सेग्रीगेट नहीं करना है। इसमें जेंडर डिस्पैरिटीज़ आ जाती हैं, जेंडर डिफरेंसेस आ जाते हैं, फिज़िकल डिफरेंसेस हैं। जैसे कुछ बच्चे आपको फिज़िकली हैंडीकैप मिलेंगे तो उनको भी सेम क्लासरूम में बिठाना है, उनको भी टीच करना है, उनके अकॉर्डिंग टीच करना है, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग। देन कल्चरल डिफरेंसेस हैं, कॉग्निटिव डिफरेंसेस हैं, जैसे उनकी थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है या फिर उनकी मेंटल एबिलिटी डिफरेंस है। देन लर्निंग स्टाइल, जो तीन हम मेंशन करते हैं अक्सर, विजुअल, ऑडिटरी एंड काइनेस्थेटिक, वो डिफरेंट है और लैंग्वेज डिफरेंसेस है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम बच्चों को सेग्रीगेट नहीं कर रहे, अलग से नहीं बिठा रहे, उनको उसी क्लास में बिठा के उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग उनको टीच कर रहे हैं, तो उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन बोलेंगे। अब इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड का क्या मीन है? इंटीग्रेटेड का मतलब है जब आपने सिर्फ एडमिशन दे दी लेकिन उसकी इंडिविजुअल नीड्स पे फोकस नहीं करा गया। इंक्लूसिव का मतलब है जब एडमिशन्स भी मिल रही हैं बच्चों को, चाहे वो उनकी स्पेशल एजुकेशनल नीड्स हैं, चाहे वो फिज़िकली चैलेंज्ड हैं, वेदर दे हैव सम डिसेबिलिटी, एंड प्लस उनकी नीड्स को भी कैटर करा जाता है, उनकी इंडिविजुअल नीड्स को भी। अब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर किस तरह के बच्चे आते हैं हमें ये देखना है। गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, बैकवर्ड चिल्ड्रन हैं जिनका लर्निंग जो है उनकी एज से कम है। सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, वो भी इसमें आएंगे। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और नॉर्मल चाइल्ड है जिसका IQ 90 to 110 के बीच में है। देन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के बच्चे हैं जिनको हम इंक्लूसिव एजुकेशन में काउंट करते हैं। रीज़न क्या है? नॉर्मल बच्चे तो देखिए अपने आप भी पढ़ लेते हैं, बहुत हद तक उनको सिखाना और उनके लिए सीखना बहुत इजी है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनमें कुछ इम्पेयरमेंट है, फिज़िकल डिसेबिलिटी है, इंजरी है, तो उनको आपकी कहीं ना कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, डिसेबिलिटी के बच्चे हैं जिनकी ऐसी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो कुछ भी स्किल्स इजीली लर्न कर सके। नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ इजीली लर्न करी जा सकती हैं, जिनको परफॉर्म करा जा सकता है, उन एक्टिविटीज़ को वो परफॉर्म नहीं कर सकते। इस रीज़न की वजह से हम स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं। कुछ लॉज हैं जिनकी वजह से हम इंक्लूजन की बात करते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग बच्चों को फ्री एक्सेस होनी चाहिए एजुकेशन की और बच्चों को इक्वल राइट होना चाहिए एजुकेशन का। देन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, इस एक्ट के अकॉर्डिंग 7 to 21 काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैव बीन एडेड इनटू द प्रोसेस, जिसमें पार्किंसन डिजीज़ है, हेयरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट है, और इस तरह के कई और डिसऑर्डर्स और डिसेबिलिटीज़ भी ऐड करी गई हैं। इसके बाद कंपलसरी एजुकेशन है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, तो उसके अकॉर्डिंग भी हमें सब बच्चों को टिल 8 तक तो एजुकेशन देनी ही देनी है। ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन, तो अब बच्चों की जो नीड्स हैं वो इतनी डिफरेंट हो गई हैं कि आप सेम मेथड से क्लासरूम में टीच नहीं कर सकते। तो आपको उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको टीच करना पड़ेगा। जो आपका प्लान होना चाहिए, करिकुलम होना चाहिए, वो इस तरह से डिज़ाइन होना चाहिए जिसमें बच्चे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग लर्न कर सकें, अपनी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लर्न कर सकें। CBSE सर्कुलर में भी मेंशन करा गया है इसके बारे में, जिसमें उसने स्क्राइब की फैसिलिटी के बारे में, अगर किसी बच्चे को राइटर की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करी जानी चाहिए, और एक्स्ट्रा टाइम की जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में प्रोवाइड करा जा सकता है। तो ये सब है पॉइंट्स जिसकी वजह से हम इंक्लूजन की बात करते हैं। मैं इम्पॉर्टेंट डिसेबिलिटीज़ के बारे में आपको बताता हूँ। फर्स्ट तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, जिसमें बच्चे की इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग वीक होती है और उसका अडेप्टिव बिहेवियर भी पुअर होता है, वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पाता, तो ये डिसेबिलिटी के बच्चों को हम इंक्लूड करते हैं। देन विजुअल इम्पेयरमेंट, जब बच्चा देख नहीं पाता है अच्छे से, उसको स्पेक्स लगी हुई है,
और आई साइट बहुत वीक है, तो ये भी बच्चे उसमें ऐड होंगे। देन हेयरिंग इम्पेयरमेंट, नाम से ही क्लियर है, जब बच्चे को सुनने की प्रॉब्लम है और उसको हेयरिंग एड लगे हुए हैं। ऑर्थोपेडिक डिसेबिलिटीज़ में उनको बोन्स और मसल्स की प्रॉब्लम है, तो इस तरह के बच्चों को भी हम इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत ऐड करेंगे और स्कूल में एडमिशन भी देंगे और उनको उनकी नीड्स को कैटर करेंगे। चाहे उसके लिए हमें रैंप्स बनाने पड़े स्कूल में, तो वो प्रोवाइड करना स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, बहुत कॉमन है ये, एकेडमिक प्रॉब्लम्स से आपको पता चल जाएंगी बच्चों की, जिसमें ऑरल लैंग्वेज में, लिसनिंग में, स्पीकिंग में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, रिटन लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है, और मैथमेटिकल स्किल्स डेट कैलकुलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। इन टर्म्स को हम डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया भी कहते हैं। देन ASD है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये एक तरह का डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसके कम्युनिकेशन और बिहेवियर पे इफेक्ट पड़ता है, उसकी मोटर स्किल्स वर्क नहीं करती प्रॉपर। स्पेक्ट्रम का मतलब है जब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स उसमें ऐड होते हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ADHD जिसको बोलते हैं, एक तरह का ब्रेन डिसऑर्डर है जिसमें बच्चा अटेंड नहीं कर पाता स्टिमुलाई को ज़्यादा देर तक। अगर आप सोचेंगे कि वो 15-20 मिनट तक बैठ के क्लास में पढ़ लेगा, तो ये उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और हाइपर एक्टिव एलिमेंट भी है, वो ज़्यादा देर तक एक जगह पर स्टेबल नहीं बैठ सकता, तो ये ADHD है। इन सब बच्चों को हम अपनी क्लासरूम एनवायरनमेंट में ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिससे बच्चे अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग सीख सके। नेक्स्ट है असेसमेंट मेथड्स एंड टूल्स। ये स्कूल टीचर्स, काउंसलर्स एंड स्पेशल एजुकेटर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखिए कि इनफॉर्मल मेथड्स हैं जो हम स्कूल में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बच्चे को अगर कोई डिसेबिलिटी है। फॉर्मल मेथड्स, क्लिनिकल टेस्टिंग है, वो हॉस्पिटल्स में ही पॉसिबल है। DTLD और DTRD का टेस्ट है, जिससे में हम बच्चे की कई तरह की डिसेबिलिटीज़ को असेस कर सकते हैं। नोटबुक ऑब्जर्वेशन में मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कुछ ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस को लेकर, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को कोई सी तरह की कोई प्रॉब्लम है। देखिए, अगर बच्चे को डिसलेक्सिया है तो बच्चा अक्सर रीडिंग में गड़बड़ करता है, डिस्ग्राफिया है तो वो राइटिंग में प्रॉब्लम करेगा। अब आप नीचे यहाँ डिक्टेशन वर्ड्स देखिए, डिक्टेशन वर्ड्स देखेंगे तो कोई भी वर्ड का कोई मीनिंग नहीं बन रहा है प्रॉपरली। जो उसके मन में आ रहा था, जो उसको समझ आ रहा था, वो बच्चा लिख रहा था। सर्कल के इधर स्पेलिंग देखिए, रेड पेन से जो सही करे हुए हैं बाद में। तो ये इस तरह की नोटबुक ऑब्जर्वेशन से आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि बच्चे को कुछ एकेडमिक इश्यूज़ हैं, शायद उसको डिसलेक्सिया हो सकता है या डिस्ग्राफिया भी हो सकता है। देन हमारे पास चेकलिस्ट भी है। चेकलिस्ट इसलिए कि आपको एक आइडिया हो जाए, आपको एक रफ पिक्चर मिल जाए कि उसको किस तरह की डिसेबिलिटी है। तो हर डिफरेंट डिसेबिलिटी पे हमारे पास अलग अलग चेकलिस्ट है, तो आप इसको फिल करके एक आइडिया ले सकते हैं। बेसिक रफ सा आपके पास एक पॉइंट सिस्टम आ जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से बच्चे में डिसेबिलिटी है। अब देखिए, हमारा जो बेसिक पर्पस है वो है कि सिस्टम को ऐसा बनाना जो बच्चे की नीड्स को कैटर कर सके, बच्चा उस सिस्टम में रह के अपनी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग लर्न कर सके, ना कि बच्चे को चेंज करना। अब आगे स्कूल सेटअप पे क्या प्रोसीजर होना चाहिए, कैसे हमें बच्चे की असेसमेंट करनी है, कैसे उसको आगे लेके जाना है, हम ये समझेंगे। असेसमेंट हम पहले इनफॉर्मल, जैसे मैं आपको बता ही रहा था, इनफॉर्मल असेसमेंट करेंगे, देखेंगे कि बच्चे का लेवल क्या है। इंटीग्रेशन, उसकी क्लासरूम में इंटीग्रेशन होगी। देन उसको इवेल्यूएट करेंगे एक लेवल पे कि उसने कितना किस हद तक लर्न करा है, तभी पॉसिबल है कि इंक्लूजन हो सकेगी। उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी है। उसका जो पैटर्न होगा, उसका जो करिकुलम होगा, उसमें आप ऐसी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं जिससे उसको सीखने में आसानी हो। आप ऐसे मेथड्स यूज़ कर सकते हैं जिससे वो वही सिलेबस इजी वे में सीख जाए। ओके, अब टीचर का रोल क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन में? बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं टीचर्स। आई वुड से मेजरली दे आर प्लेइंग द रोल। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल डे टू डे ऑपरेशन एक टीचर को ही देखने होते हैं। देन सपोर्ट सर्विसेज की कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एनजीओ अवेलेबल है आसपास या फिर कोई चाइल्ड वेलफेयर सर्विसेज है जो स्पेशल बच्चों को हेल्प कर सकती हैं। इवन इन स्कूल जब स्पेशल एजुकेटर्स रिसोर्स रूम्स होते हैं वो काम करते हैं तो वहाँ पे भी बच्चों को लुक आफ्टर करना है, देखना है कि वो किस लेवल तक सीख गए हैं और आगे उनको सिखाने के लिए किस तरह के प्लान्स बनाने बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन सब बच्चों की पोर्टफोलियो बनना ज़रूरी है, डेटाबेस होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि बच्चे ने कहाँ से शुरू करा था और आगे कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हुई है। देन उसमें एक कॉन्टीन्यूसली उसके पीरियोडिक टेस्ट या कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे उसके लेवल की एवेल्यूएशन हो सके। और पेरेंट मीटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप पेरेंट्स को पर्सनली मिलिए, पेरेंट्स को पीटीएम पे बुलाइए और उनको उन बच्चों की प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करिए और उसके साथ उनको बताइए कि आप कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं। देन जो काउंसलर का रोल है, चाइल्ड को असेस करने में वो हेल्प कर सकता है, चाइल्ड को आगे फर्दर रेफ़र करने में काउंसलर हेल्प करता है। टीचर्स को ये अंडरस्टैंड करवाना एक काउंसलर का रोल है कि वो उस बच्चे को एक्सेप्ट करे क्लास में, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग देखें। क्योंकि एडीएचडी के केस में बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है और टीचर्स को भी डिसिप्लिन इश्यूज बहुत आते हैं। तो इस केस में काउंसलर को टीचर्स को गाइड करना, अवेयर करना है कि इस तरह के बच्चों को कैसे डील करना है। पेरेंट्स को हेल्प करनी है कि वो कहाँ जाएं और उनको ये चीज़ पे एक्सेप्टेंस लेके आनी है कि ये प्रॉब्लम है और इसको सॉल्व भी करा जा सकता है कुछ हद तक। अब हमें उस बच्चे के इमोशनल लेवल पे वर्क करना है, उसकी सोशल नीड्स पे वर्क करना है, उसको इतना कॉन्फिडेंट बनाना है कि वो एट लीस्ट आगे चल के अपनी लाइफ को चला सके, अपने आप को स्टैंड कर सके, आई वुड से। और इसके अलावा आप कोशिश ये करिए कि इस तरह के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में आगे लेके आइए, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ में या फिर डांस की एक्टिविटीज़ में, मिमिक की एक्टिविटीज़ में और ड्रामा की एक्टिविटीज़ में, ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, मोरल बूस्ट हो। देन प्रिंसिपल का रोल, टीचर्स में अवेयरनेस क्रिएट करना प्रिंसिपल का रोल है, पेरेंट्स को भी गाइड करना। मैंने यहाँ पे स्पेशली मेंशन करा है हेल्पिंग इन आईपीज़, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान्स जो हम काउंसलर्स बनाते हैं, टीचर्स, सब्जेक्ट टीचर्स और स्कूल प्रिंसिपल के साथ मिलके स्पेशल एजुकेटर को इंक्लूड करके, जिससे हम ये जान सकते हैं कि बच्चे का क्या लेवल है और उस आईपी प्लान से हमें क्लियर हो जाता है कि बच्चे ने इस हद तक इम्प्रूवमेंट कर लिया है, इसको हर बार आपको चेंज करना होगा वीकली और मंथली बेसिस पे। इंश्योरिंग द वर्केबिलिटी ऑफ रेमेडियल क्लासेस, रेमेडियल क्लासेस जो रिसोर्स रूम रन करते हैं तो उसको इंश्योर करना है कि वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे कुछ बच्चे लर्न कर रहे हैं, उनके लेवल्स में इम्प्रूवमेंट हो रही है, अचीवमेंट्स आ रही है। देन सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वर्क करना है। अब 8 तक बच्चे तो आप प्रमोट कर देते हो, लेकिन उसके बाद सीबीएसई के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग स्पेशल बच्चों के लिए जो उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको सीबीएसई को भेजना होता है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आगे वर्क करना होता है। रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब बैरियर्स कौन कौन से हैं? अब इंटरवेंशन प्रोग्राम्स ही नहीं है या फिर एक्सेस नहीं है और करिकुलम आपका अभी भी वैसा ही है जैसा पहले था नॉर्मल बच्चों के लिए, तो स्पेशल बच्चों के अकॉर्डिंग आपने करिकुलम प्लान नहीं करा है। हमारी जो टीचिंग मटेरियल है वो आउटडेटेड है या टीचिंग स्टाइल है वो अभी भी सेम है, आप लेक्चर मेथड से ही पढ़ाए जा रहे हैं। आपने ऑडिटरी और विजुअल पे वर्क करा लेकिन आपने काइनेस्थेटिक लर्निंग स्टाइल पे वर्क नहीं करा है, तो भी ये एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है जब बच्चे नहीं लर्न कर पाते। असेसमेंट और इवैल्यूएशन सिस्टम आपका सेम है हर बच्चे के लिए, जबकि स्पेशल नीड्स में आप सेम लेवल पे असेसमेंट नहीं कर पाते हो। स्कूल एंड क्लासरूम एनवायरनमेंट आपका इस तरह से होना चाहिए जिसमें हर बच्चे को अकोमोडेट करा जा सके। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्पेशल बच्चों के लिए जो ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स वाले हैं उनके लिए शायद रैम्प्स की ज़रूरत पड़ती है,
तो वो होना भी ज़रूरी है स्कूल में। अगर चाइल्ड फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, मींस उससे पहले उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में से कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, तो भी ये बहुत बड़ा एक बैरियर बन जाता है। इसके अलावा कल्चरल, लैंग्वेज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के ग्रुप्स आ जाते हैं, जिनकी वजह से हम प्रॉब्लम फेस करते हैं ऐसे बच्चों को डील करने में। ये ऐसा अक्सर उन स्कूल्स में होता है जहाँ पे बच्चे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफ़र लेते हैं। हेल्थ कंडीशंस ये पुअर हैं अगर बच्चे की, तो भी प्रॉब्लम है और उसको बार बार स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है, तो ये इशू है। कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं? अर्ली डिटेक्शन पॉलिसी है। अगर आप अर्ली डिटेक्ट कर लोगे बच्चे को तो डेफिनेटली प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और इंटरवेंशन प्रोग्राम्स, आपको सही बंदे को अप्रोच करनी है तो डेफिनेटली आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। साइकोलॉजिकल सर्विसेज हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज़ हैं, एएसडी और कुछ और केसेस में ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो आपको प्रोएक्टिव होना है, आपको उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ना है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप उन बच्चों तक रीच कर सकें जो बच्चे नॉर्मली अपनी बातें नहीं शेयर कर पाते, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बता पाते। तभी हम सोच सकते हैं कि हमने सबको एजुकेशन दी है। तो एजुकेशन के जो मॉडल है वो क्या है, कौन कौन से हैं? जैसे स्पेशल एजुकेशन नीड के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं, इंक्लूसिव स्कूल्स हैं, होम बेस्ड प्रोग्राम भी हैं, नेशनल ओपन स्कूल्स हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हैं। नो बैरिकेड मीन्स एनओएस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, जहाँ पे बच्चे जा सकते हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड वोकेशनल स्किल्स। तो देन बडी टीचिंग है, अडेप्टेशन एंड कंपनसेशंस हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करी जा सकती हैं। रिसोर्स रूम है जो स्कूल में होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जिसमें बच्चों को कंफर्ट जोन हो। देन कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स होना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जैसे टीचर्स लर्न कर सके न्यू अडेप्टिव स्किल्स, न्यू टीचिंग स्किल्स लर्न कर सके जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाने में उनको हेल्प करे। हमें ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है जो हर बच्चे के मन के ऊपर एक इम्प्रेशन डाले। हमें डेडिकेट होना और इवैल्यूएशन सही से करनी। थैंक यू सो मच।